हेलो दोस्त, तो आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जिस एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे पलासी युद्ध के बारे में। पलासी युद्ध को पढ़ेंगे और समझेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, पलासी के युद्ध में किसका जीत और किसका हार हुआ। इन तमाम सारी जानकारी को हम लोग पढ़ेंगे। और पलासी के युद्ध को पढ़ने से पहले संक्षेप में मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे और फिर पलासी के युद्ध को समझेंगे। तो आइए पलासी के युद्ध को समझते हैं। पलासी का युद्ध। हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी के भारत में 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में घटी घटनाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। सत्रह सौ 7 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल रूपी नाव डूबने लगा। तो मुगल के अधिकारियों ने ही मुगल से अलग होकर स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां तो हैदराबाद में निजाम उल मुल्क और उत्तर प्रदेश के अवध में शहादत खान ने किया। ये सभी पहले मुगल अधिकारी हुआ करते थे। फिर मुगल से अलग होने के बाद इन सभी ने स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। जब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, फलस्वरूप 1722 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक शहर को बसाया और जो पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी उसे स्थानांतरित कर, उसे बदलकर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खां किसानों को सर्वांगीण विकास के लिए तकावी ऋण दिया करते थे। तो वहीं कर को वसूली को लेकर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी मुर्शिद कुली खां ने। जब मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किए तो इसका खिलाफ सीताराम राय, सुजात खां और निजात खां के द्वारा किया गया, जिसे मुर्शिद कुली खां ने आसानी से दबा दिया। फिर मुर्शिद कुली खां के शासन पर शासन करने के दौरान मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है और उनका अगला नवाब बनता है उनका दामाद शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जब बंगाल का अगला नवाब बनते हैं तो अपने कार्यकाल में बंगाल में बिहार का विलय सैद्धांतिक तरीके से करवाते हैं और बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त करते हैं। इसके बाद शुजाउद्दीन की मृत्यु 1739 ईस्वी में हो जाता है और उनका उत्तराधिकारी और बंगाल का नवाब बनता है उनका बेटा सरफराज खान। सरफराज खान
एक अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। इसी का फायदा उठाते हुए अलीवर्दी खां ने सरफराज खां पे 1740 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, जिस इतिहास में गिरिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गिरिया का युद्ध सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था, जिसमें अलीवर्दी खां की जीत हुई। जब और फिर बंगाल का अगला नवाब बना अलीवर्दी खां। जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बने तो अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी, तो वहीं फ्रांसीसियों ने चंदनगर का किलाबंदी करना प्रारंभ किया, जिसका विरोध अलीवर्दी खां ने किया और अंग्रेजों को समझाया। तत्पश्चात अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कलकत्ता और चंदनगर का किलाबंदी करने को लेकर रुक गए, यानी कलकत्ता और चंदनगर का किलाबंदी करना रोक दिया। अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय ही मराठा बंगाल पर आक्रमण करता है और इससे मराठों की जीत होती है और अलीवर्दी खां और मराठों के बीच समझौता होता है, जिस समझौता के तहत अलीवर्दी खां उड़ीसा के क्षेत्र को मराठों को दे देते हैं और इसके बदले 6 लाख रुपया वार्षिक पेंशन भी देना स्वीकार करते हैं। फिर अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है सन 1756 ईस्वी में। जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होता है तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी उनका नाती सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला जिनका कार्यकाल 1756-1757। अलीवर्दी खां की बात करें अलीवर्दी खां 1740 से 56, तो वहीं सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 है 1757। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तब इसका विरोध सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और मौसेरा भाई साकेत जंग जो पूर्णिया का नवाब हुआ करता था, विरोध करते हैं। और अंग्रेज अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय जो कलकत्ता का किलाबंदी करना प्रारंभ करते हैं और अलीवर्दी खां के कहने पर रुक जाते हैं, तो फिर सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना प्रारंभ करते हैं। जब अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना प्रारंभ करते हैं तब सिराजुद्दौला अंग्रेज को कलकत्ता किलाबंदी करने से मना करते हैं। फलस्वरूप अंग्रेज इस बात को दरकिनार करता है, इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कलकत्ता का किलाबंदी का कार्य प्रारंभ रखता है। फिर सिराजुद्दौला के मना करने पर जब अंग्रेजी कंपनी बात नहीं मानी तो सिराजुद्दौला बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता अभियान पर निकलते हैं। कलकत्ता अभियान पर निकलने के दरमियान जब सिराजुद्दौला कलकत्ता अभियान पर निकलते हैं तो उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति मिनचिन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा होता है और फुल्टा नामक बंदरगाह के पास जाके छिप जाता है। जब
सिराजुद्दौला कलकत्ता अभियान पर निकलते हैं तो 20 जून 1756 को एक छोटे से कालकोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर देते हैं। और जब उस कालकोठरी को कल सुबह होकर खोला जाता है तो उसमें से मात्र 23 अंग्रेज जीवित होते हैं, जिनमें से एक अंग्रेज होते हैं हॉलवेल। हॉलवेल इसका जानकारी मद्रास स्थित अंग्रेजी मुख्यालय को देता है। उस समय अंग्रेज का 3 मुख्यालय हुआ करता था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। जब 20 जून 1756 को जो 146 अंग्रेज को एक कालकोठरी में भर्ती बंद करते हैं और फिर जब कल सुबह खोलते हैं तो 23 जीवित बचते हैं। इसे इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना या ब्लैक हॉल की त्रासदी से जाना जाता है। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ और जब इसकी जानकारी मद्रास स्थित मुख्यालय को पता चलता है तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में मद्रास मुख्यालय से एक बड़े सैन्य दलबल के साथ रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना कलकत्ता के लिए कूच करता है। और जब इस आक्रमण के बाद कलकत्ता किलाबंदी रुक जाता है तो फिर सिराजुद्दौला कलकत्ता से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर वापस लौटता है। वो वापस अपनी राजधानी चले आते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व वाली सेना कलकत्ता आती है और जिस कलकत्ता को सिराजुद्दौला वापस जाने से पहले कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी मणिचंद के हाथों कलकत्ता को सौंप जाते हैं, उससे अंग्रेज समझौता कर कलकत्ता को अपना अधीन कर लेता है। फलस्वरूप सिराजुद्दौला मजबूर हो जाते हैं और अंग्रेज सिराजुद्दौला को मजबूर कर देते हैं समझौता करने पर। और इसका परिणाम यह होता है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि के बाद सिराजुद्दौला जो एक योग्य शासक हुआ करता था, एक योग्य नवाब हुआ करता था, जो अलीनगर के संधि के बाद काफी दबाव महसूस करने लगा और इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को किलाबंदी करने की स्वीकृति प्रदान किया। ये सारी तमाम घटनाएं फर्रुखसियर दिया मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा दिया गया 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापक छूट था। व्यापार करने के लिए जो व्यापक छूट दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में, यही रीजन था कि बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी के बीच बार बार झगड़ा का कारण बना करता था। और इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर व्यापार करने की स्वीकृति भी प्रदान किया। जब सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और सिरा भाई साकेत जंग अंग्रेजी कंपनी से मिलते हैं तो अंग्रेजी कंपनी को पता चलता है कि इसके शासन में
और नवाब के परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इन सब सारी घटनाओं का फायदा उठाते हुए अंग्रेजी कंपनी कलकत्ता के बड़े बड़े व्यापारी और सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का बहुत बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़ा शत्रु था। घसीटी बेगम और साकेत जंग के बाद मीर जाफर सिराजुद्दौला का एक बहुत बड़ा दुश्मन था और था सिराजुद्दौला का सेनापति। अंग्रेजी कंपनी ने मीर जाफर को लोभ दिया कि अगर आप हमें युद्ध में साथ दोगे तो आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और इस लोभ में आकर मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को साथ देते हैं और अंग्रेजी कंपनी सिराजुद्दौला को चुनौती देते हैं। इस चुनौती को सिराजुद्दौला स्वीकार करते हैं और 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच युद्ध होता है। इस इतिहास में पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के भागीरथी के तट पर हुआ था। यह एक युद्ध नहीं था, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। षड्यंत्र कैसे था? तो सिराजुद्दौला को पता नहीं था कि हमारे सेनापति, हमारे मुख्य सेनापति अंग्रेजी कंपनी से मिल गए हैं। सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था कि हमारा पैर के नीचे का जमीन खिसक गया। जब सिराजुद्दौला युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं तो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति अपने सैन्य दल बल के साथ इस युद्ध भूमि में पहुंचते ही नहीं है। फलस्वरूप सिराजुद्दौला का जमीन के नीचे से पैर खिसक जाता है और सिराजुद्दौला का कुछ विश्वासी सैन्य टुकड़ी भी थी। एक छोटा सा सैन्य टुकड़ी था जो काफी विश्वासी था, जिन्होंने युद्ध के भूमि में सिराजुद्दौला का साथ दिया। सिराजुद्दौला के कुछ जो विश्वसनीय अन्य सेनापति होते थे, मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटा सा सैन्य अधिकारी, एक छोटा सा सैन्य टुकड़ी युद्ध भूमि पहुंचता। तत्पश्चात और वीर गति को प्राप्त किया, यानी कि सिराजुद्दौला का एक छोटा सा टुकड़ी मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व वाली सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। सिराजुद्दौला का छोटा सेना टुकड़ी अंग्रेजी सेना से पराजित हो गया और फिर सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौट रहे थे। जब सिराजुद्दौला अपने युद्ध भूमि से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के लिए वापस लौट रहे थे तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर जाफर। और मीर जाफर का कार्यकाल होता है 1757 से 1760। मीर जाफर 1757 से 1760। जब 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध होता है, यह युद्ध में एक षड्यंत्र होता है जो मात्र चंद घंटों में समाप्त हो जाती है। और इस युद्ध में
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच होता है, यानी कि यह युद्ध प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच होता है। अंग्रेजी कंपनी, जिसमें अंग्रेजी कंपनी की जीत होता है, अंग्रेजी कंपनी का जीत होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत होती है। और जब सिराजुद्दौला को छल करके मार दिया जाता है, तो उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर जाफर, जिसकी कार्यकाल होती है 1757 से 1760। मीर जाफर नवाब बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव की इशारे पर काम करते हैं, जिसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गिदर कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का नवाब बनता है तो फाड़ के तौर पर अंग्रेजी कंपनी को 1 करोड़ 77 लाख, यानी लगभग 2 करोड़, 1 करोड़ 77 लाख रुपया मीर जाफर 1 करोड़ 77 लाख रुपया उपहार के तौर पर अंग्रेजी कंपनी को देते हैं। जब उस समय 1 करोड़ 77 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देते हैं, तो अंग्रेजी कंपनी को लगता है कि जब बंगाल के नवाब के खजाने में काफी ज्यादा पैसा है और 1 करोड़ 77 लाख रुपया देने के बाद 24 परगन्ना नामक जिला भी अंग्रेज को प्रदान करते हैं। 24 परगन्ना नामक जिला, 24 परगन्ना नामक जिला, 24 परगन्ना नामक जिला भी अंग्रेजों को देते हैं। बंगाल के नवाब मीर जाफर 1757 के पलासी युद्ध में बंगाल के नवाब को जो अंग्रेजी सेना पराजित किया, तो इसी युद्ध से ब्रिटिश की राजनीति पौरुषत्ता की स्थापना होता है। यानी कि पलासी का युद्ध, जिस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का जीत होता है, इसी युद्ध से माना जाता है कि ब्रिटिश कंपनी ने अपनी राजनीति पौरुषत्ता की स्थापना किया था। इसी प्लासी युद्ध के बाद माना जाता है। यहीं से भारतीय शासन प्रशासन में अंग्रेज हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं और प्लासी का युद्ध चंद घंटों चलने के बाद समाप्त हो जाती है। मीर जाफर 1757 के कार्यकाल में तक बंगाल के पद पर रहते हैं और बंगाल के नवाब बनने के बाद
मीर जाफर जो अंग्रेजी कंपनी को रुपया देते हैं, इस उपहार के पैसे से अंग्रेजी कंपनी लोभ में आ जाती है और जब मन करता है तब बंगाल के नवाब के खजाने से अंग्रेजी कंपनी पैसा निकाल लेता था, जिससे मीर जाफर काफी तंग आ चुका था। जब मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी से तंग आ गया तो इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर षड्यंत्र करना चाहा। इसकी जानकारी अंग्रेजी कंपनी को चला तो अंग्रेजी कंपनी ने 1759 में बेदरा के युद्ध से डचों को पराजित कर दिया। यानी 1759 में बेदरा का युद्ध डचों ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंग्रेजी कंपनी ने कर दिया और इस 1759 के बेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरह हार हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से पतन हो गया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का कारण 1759 का बेदरा के युद्ध को ही माना जाता है। और जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से पतन हुआ तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर को पद से हटने को कहा गया और फिर 1760 ईस्वी में मीर जाफर को पद से हटा दिया गया और मीर जाफर का अगला उत्तराधिकारी बना मीर कासिम। और मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर कासिम, जिनका कार्यकाल होता है 1760 से 1763, यानी कि बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम। यानी 60 से 63, यानी कि मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम बनता है। तो हम लोग प्लासिक युद्ध को अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके आगे बक्सर का युद्ध हुआ है, इलाहाबाद की संधि हुई है। फिलहाल मीर कासिम को पढ़ते हैं। जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया 1760 से 1763 तक इनका कार्यकाल रहा और अपने कार्यकाल के दौरान मीर कासिम भी अंग्रेजी कंपनी को उपहार के तौर पर लाखों रुपया प्रदान किया। और मीर कासिम ने जब लाखों रुपया अंग्रेजी कंपनी को प्रदान किया, अंग्रेजी कंपनी को तो पहले से पता था कि बंगाल के नवाब खजाने में पैसा ही पैसा है। इसके कारण बंगाल का अर्थव्यवस्था काफी गिरता गया और 1760 से 1761 ईस्वी आते आते बंगाल कंगाली के दौर से गुजरने लगा और 1770 ईस्वी में बंगाल में काफी बड़ा अकाल पड़ा। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और इस अकाल के कारण हजारों लोगों मारे गए और इन सब का कारण था मीर जाफर और मीर कासिम, जो 18वीं शताब्दी जो अलीवर्दी खां के समय 1740 से 1756 में भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, जो 1770 आते आते अकाल की स्थिति पर पड़ा और महा भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग मारे गए और इसका सबसे बड़ा कारण मीर जाफर और मीर कासिम था। मुर्शिदाबाद में मीर कासिम देखा कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा होने लगा है, यानी बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा होने लगा है। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर
मुंगेर को किया। मीर कासिम ने राजधानी मुंगेर को बनाया। पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। जब मीर कासिम ने अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज के हस्तक्षेप को रोकने के लिए राजधानी मुंगेर को बनाया तो वहां तोप, गोला, बारूद का कारखाना खोला गया। जब तोप, गोला, बारूद का कारखाना खोला गया तो अंग्रेजों को शक होने लगा और अंग्रेजों को जो बंगाल में जो व्यापार करने के लाइसेंस मिला था, इससे अंग्रेज दुरुपयोग कर रहा था, जिससे अंग्रेजी की अर्थव्यवस्था काफी से उच्च जा रहा था और काफी सर्वित हो रहा था। वही बंगाल कंगाल होता जा रहा था और बंगाल के बड़े बड़े व्यापारी एक बुरे दौर से गुजर रहे थे और बहुत सारी कंपनी का पतन हो गया था। इन सब को रोकने के लिए मीर कासिम ने, लाइसेंस का दुरुपयोग रोकने के लिए मीर कासिम ने कठोर कदम उठाया, जिसके कारण मीर कासिम को गद्दी पर से हटा दिया गया। और गद्दी पर से हटाने के बाद मीर कासिम के बाद फिर से बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर जाफर। यानी मीर कासिम के बाद बंगाल का फिर अगला नवाब बनता है मीर जाफर। मीर जाफर 1763 से 1765। जब मीर कासिम को गद्दी पर से हटाया जाता है और बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम को हटाने के बाद जब बंगाल का अगला नवाब फिर से मीर जाफर को बनाया जाता है 1763 से 1765 जिनका कार्यकाल होता है। और जब मीर कासिम को गद्दी पर से हटाया जाता है, मीर कासिम चुप नहीं बैठता है। मीर कासिम अंग्रेजी कंपनी को भारत से भगाना चाहता है। मीर कासिम समझ रहा था कि अंग्रेजी कंपनी के कारण बंगाल में अकाल पड़ा, हमारी गलती के कारण बंगाल में अकाल पड़ा, अंग्रेजी कंपनी यूज करता रहा। फिर मीर कासिम को गद्दी पर हटाया गया। मीर कासिम ने कसम खा लिया कि इन्हें यहां से भगाना है। फिर मीर कासिम ने गद्दी पर हटाए जाने के बाद अपने समकालीन अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलते हैं और अपने समकालीन दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलते हैं और एक सेना का गठन करते हैं जिसे भारत का संयुक्त सेना कहा जाता है। जिसे भारत का संयुक्त सेना कहा जाता है। यानी कि मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। यानी कि मीर कासिम अपने समकालीन अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर एक सेना का गठन करते हैं जिसे कहा जाता है भारत का संयुक्त सेना। भारत का संयुक्त सेना। ये तीनों ने अपनी सेना को मिलाकर भारत का संयुक्त सेना का गठन किया। अब भारत की संयुक्त सेना का गठन बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम ने किया था।
यानी भारत की संयुक्त सेना का गठन बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम ने किया था। अपदस्थ कहने का सेंस गद्दी पर से हटाए जाने के बाद अपदस्थ कहा गया, यानी कि बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम ने मिलकर संयुक्त सेना का गठन किया और इस सेना ने अंग्रेजी कंपनी को चुनौती दिया और इस सेना का और भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध का नवाब शुजा-उद-दौला कर रहे थे और यह सेना अवध के बंगाल की ओर कूच किया। भारत की संयुक्त सेना ने अवध से बंगाल की ओर कूच किया और यह अंग्रेजी कंपनी को जानकारी लगा तो अंग्रेजी कंपनी बंगाल से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अवध के लिए कूच किया और जब अंग्रेजी कंपनी बंगाल से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अवध के लिए कूच किया तो ये दोनों कंपनी आमने सामने बिहार के गंगा नदी के तट पर बक्सर में दोनों कंपनी आमने सामने होती है और जब ये दोनों कंपनी बिहार के बक्सर गंगा नदी के तट पर आमने सामने होती है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 को यानी कि तीनों की सेना, अंग्रेजी कंपनी की सेना, हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली सेना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना, हेक्टर मुनरो की सेना और भारत की संयुक्त सेना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर गंगा नदी के तट पर आमने सामने होती है और एक युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के तट पर एक युद्ध होता है जिस इतिहास में कहा जाता है बक्सर का युद्ध, जिस इतिहास में कहा जाता है बक्सर का युद्ध। यानी मीर कासिम जो सेना का गठन किया था अवध के नवाब, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम से मिलकर, जिसे नाम दिए थे भारत की संयुक्त सेना, जिनका नेतृत्व कर रहे थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इनकी सेना और अंग्रेजी कंपनी का सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ये दोनों सेना बिहार के बक्सर गंगा नदी के तट पर आमने सामने होती है और एक युद्ध होता है जिस इतिहास में बक्सर का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध क्यों हुआ था? तो युद्ध मीर कासिम को गद्दी पर हटाए जाने को लेकर हुआ था। मीर कासिम को काफी बुरा लगा और मीर कासिम सोचा था कि अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए और यह युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत होती है और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में इस युद्ध का सबसे निर्णायक महत्व होता है। यानी बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिशों कंपनी की शासन की स्थापना, राजनीति की स्थापना का सबसे बड़ा निर्णायक माना जाता है और यह युद्ध एक वास्तविक युद्ध था। यह युद्ध कोई षड्यंत्र नहीं था, चंद घंटों नहीं चला था। यह युद्ध एक वास्तविक युद्ध था जिससे अंग्रेजी कंपनी का काफी मनोबल हाई हो गया।
बक्सर का युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार होती है, यानी मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इनकी हार होती है। इस युद्ध का तत्कालीन कारण, इस युद्ध का सबसे बड़ा वजह लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना। जो अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिला था, जिसका दुरुपयोग अंग्रेजी कंपनी कर रही थी, इस रोकने के लिए मीर कासिम ने एक ठोस कदम उठाया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदल कर मुंगेर किया। बस इसी को लेकर लाइसेंस का दुरुपयोग को लेकर के बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी बक्सर का युद्ध का तत्कालीन कारण, यानी बक्सर के युद्ध का कारण था लाइसेंस का दुरुपयोग। और इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत होती है। और इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर होते हैं वेंसीटार्ट। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, बक्सर का युद्ध, बंगाल का गवर्नर होते हैं वेंसीटार्ट। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के द्वारा समाप्त होता है। इलाहाबाद के संधि से समाप्त होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होती है। बक्सर का युद्ध का तत्कालीन कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, तो वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला करते हैं। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत होती है, जिसके कारण, इस हार के कारण अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना होती है और सबसे निर्णायक इस युद्ध को माना जाता है। और इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत इलाहाबाद के संधि के तहत होता है। और इलाहाबाद की 2 संधि होती है। इलाहाबाद को संधि को हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आइए एक बार पलासी को और बक्सर को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर होता है। पलासी का युद्ध एक युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र होता है जो चंद घंटों में समाप्त होती है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजदौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच होती है। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का जीत होता है। और पलासी के युद्ध में ही सिराजदौला का एक छोटा सा सैन्य टुकड़ी मोहनलाल और मीर मदान की नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और सिराजदौला के कलकत्ता से मुर्शिदाबाद लौटने के क्रम में मीर जाफर का बेटा मीर के इशारे पर हत्या कर दिया जाता है। और फिर बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। जब बंगाल का नवाब बनता है तो भार के तौर पर अंग्रेजी कंपनी को 1,77,00,000 रुपया, यानी लगभग 2 करोड़ रुपया अंग्रेजी कंपनी को देता है।
फिर मीर कासिम को मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। फिर मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है और मीर कासिम को बनने के बाद अंग्रेज द्वारा लाइसेंस का किया जाना दुरुपयोग को लेकर मीर कासिम ने सख्त कदम उठाता है, जिसके कारण मीर कासिम और मीर कासिम के समकालीन शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व में एक भारत का संयुक्त सेना का गठन होता है, जो अंग्रेजी कंपनी से बिहार के बक्सर गंगा नदी के तट पर लड़ता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होती है। बक्सर के युद्ध भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के बीच होता है। जिस समय बक्सर का युद्ध होता है उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ड होते हैं। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त होती है। इलाहाबाद की दो संधि होते हैं और जो बक्सर का युद्ध होता है इसमें अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, तो वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सिराजुद्दौला करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार, आप सभी का प्रेम मिलता रहे। कल हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि के बारे में। इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ। समझेंगे कि इलाहाबाद की संधि क्या थी। फिर हम लोग अवध हैदराबाद को पढ़ेंगे, फिर आगे मैसूर को पढ़ेंगे, राजा रंजीत सिंह को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।